नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और हमारे साथ सीनियर पत्रकार आलोक नंदन हैं। नमस्कार। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी के गले की फांस बन गई है। बीजेपी ने पहले तो अपना उम्मीदवार बदला और जब दूसरा बीजेपी का उम्मीदवार आया तो उसकी हर बात पे लोग उसका मजाक उड़ाते और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार लीड लेते जा रहे हैं। वहीं जनसुराज के 3 प्रमुख नेता जो पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुके थे, इन मौके पर अपना पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो बिहार की राजनीति बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर काफ़ी गरमाई हुई है। हर चौक चौराहे पर इस बात की चर्चा है कि ऊंट किस करवट बैठेगी, यानी कि बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी या उसकी प्रतिष्ठा को प्रशांत किशोर दागदार कर देंगे। आलोक जी, क्या लग रहा है, बीजेपी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी? बीजेपी अब घात प्रतिघात की राजनीति अब बांकीपुर में खूब तगड़े तरीके से हो रही है जी। उसका स्पष्ट दिखने को मिल रहा है कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी थी, उनके 3 जो कैंडिडेट थे वो पटना के क्षेत्र से ही जुड़े हुए थे। एक कुम्हरार से थे केसी सिन्हा जी, एक आपको मनेर से थे और एक दीघा से थे बिट्टू सिंह जी, मनेर से गोपाल सिंह थे। तो ये सब अचानक से देखेंगे कि पलट करके ज्वाइन कर लिया जा करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो ये जो टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग ऐसा टाइमिंग पे ज्वाइन किया है, ऐसा टाइमिंग में झटका मारा है प्रशांत किशोर को कि कहीं ना कहीं उनको कमज़ोर करने की एक सुनियोजित तरीके से जो सेटिंग होती है वो दिख रही है। साजिश है। हाँ, एक सुनियोजित तरीके से। मतलब पॉलिटिक्स में जो कुछ भी दिखता है ना, अचानक जो दिखता है वो होता नहीं है, उसको पहले वो तो एक रणनीति तैयार करने के बाद वो सब होता है। तो जो टाइमिंग है ज्वाइन करने का, ये इम्पोर्टेंट है और ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर को ये झटका लगेगा। और चूँकि ये सब पटना से इर्द गिर्द से जुड़े हुए लोग हैं, उसका इसलिए उसका असर बांकीपुर में देखने को मिलेगा और बांकीपुर में बीजेपी अपनी किलाबंदी को मजबूत कर रही है। पहले से बीजेपी मजबूत है, इस सेंस से मजबूत है कि वो परंपरागत सीट है, उनका जो केमिस्ट्री जो है वो शुरू से ही बीजेपी के हक में है और अभी भी हक में है और उसको भेदने की प्रशांत कुछ ऐसे आलोक जी कहते हैं कि राजनीति में कोई परंपरा नहीं होती है और राजनीति का मतलब ही परंपरा को तोड़ना होता है। ये कहें कि जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है वो कायस्थ बहुल क्षेत्र है और कायस्थ जाति से ही जो पूर्व के नेता थे और मौजूदा बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो वहाँ से जीतते आए थे और उससे पहले उनके पिता वहाँ से जीत चुके थे। तो इसलिए बीजेपी की परंपरागत सीट, बीजेपी का गढ़। लेकिन कहा जा रहा है कि इन तमाम दावों के बीच प्रशांत किशोर का इकबाल वहाँ बुलंद हो रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी प्रशांत करने लगे हैं। इस बात की चर्चा हर चौक चौराहे पर हो रही है। ऐसे में बीजेपी इससे कैसे निपटेगी, ये बड़ी चुनौती है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी उनके 3 प्रमुख नेताओं को तोड़कर, मुझे नहीं लगता कि जिन 3 नेताओं को तोड़ा गया है उनका जनता में बहुत ज़्यादा कुछ अपना वोट बैंक है, अपना कोई वजूद है। तो ऐसे में नेताओं को तोड़कर क्या बीजेपी प्रशांत किशोर को कमज़ोर कर पाएगी? देखिए, एक जब किसी भी मोर्चेबंदी होती है इलेक्शंस के दौरान, तो कई पहलू काम करते हैं, कई चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो इसमें बेसिकली जो ये तोड़ फोड़ जो हुई है उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक साइकोलॉजिकल वॉर भी होता है इलेक्शन के दौरान।
तो साइकोलॉजिकल युद्ध में ये हमला जो है एक मनोवैज्ञानिक हमला भी है। अब संख्या के बल पर इनका कितना असर पड़ेगा ये तो बात की बात है, लेकिन मनोविज्ञान के स्तर पर ये प्रशांत किशोर को डैमेज करेगा। प्रशांत किशोर कितनी मजबूती से इस चीज़ को झेल करके अपने आप को रिकवर करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन प्रशांत किशोर के पास आलोक जी खोने के लिए बहुत कुछ नहीं था, क्योंकि प्रशांत किशोर जब चुनाव मैदान में कूदे थे तो कई लोगों ने, कई पत्रकारों से मेरी बातचीत हो रही थी और लगातार इस पर जो हम लोग का प्रेस क्लब है वहाँ पे भी चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर होंगे, क्योंकि उनका तो वहाँ कोई लेकिन अब जो चर्चा हो रही है धीरे धीरे, वो कहते हैं ना कि हवा का रुख बदलना, तो हवा का रुख बदल रहा है। और जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पे होंगे, वहाँ जो फाइट होगी वो बीजेपी और आरजेडी के बीच होगी। क्या आपको आलोक जी ये लगता है कि बीजेपी जो है अपनी स्थिति जो बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में खुद ही कमज़ोर कर ली? पहले तो उसने जो कैंडिडेट उतारा उसका नाम वापस लिया, और उसके बाद जो कैंडिडेट उतारा है दूसरे नंबर पे नीरज सिन्हा को, तो वो उनके बारे में कोई मदारी तो कोई जोकर कह रहा है। तो ये हमारा सवाल है आपसे कि क्या बीजेपी ने अपनी स्थिति खुद ही कमज़ोर कर ली है? कि बीजेपी की किरकिरी हुई है, जो कैंडिडेट की तब्दीली की है इसकी किरकिरी हुई है। लेकिन जहाँ तक बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर के जो चर्चाएं हो रही है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि बीजेपी जो है उसका संगठन यहाँ पर मजबूत है, पूरे देश भर में उसका संगठन मजबूत है। और बांकीपुर में तो खैर लंबे समय से यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो चुने गए हैं, नितिन नवीन का वो सीट रहा है, तो वहाँ पर उनका काम बहुत लंबे समय से रहा। तो प्रत्याशी बदलने का कुछ खास प्रभाव इनके पार्टी इनके इलेक्शन पर पड़ेगा मुझको नहीं दिखता है। ये बीजेपी अपने जो संगठन के बल पर, अपनी नीति पॉलिसी है उसके बल पर, और लंबे समय से जो देश में इनका शासन रहा है उसको लेकर के, यानी बीजेपी अभी इनका नंबर प्रशांत किशोर से और आरजेडी के कैंडिडेट कमज़ोर होने के बावजूद, ये सही है कि कैंडिडेट कमज़ोर है, कैंडिडेट को लेकर के किरकिरी भी हो रही है, फिर भी बीजेपी संगठन के बदौलत, अपनी पॉलिसी के बदौलत, अपने राष्ट्रीय जो कैरेक्टर्स है उसके बदौलत ये बांकीपुर सीट को संभाल लेगी और संभाल रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि जमूरा कोई भी हो, मदारी जो है वही है, और वो जमूरा को कैसे नचाना है बाखूबी जानता है। हाँ बिल्कुल आपने सही अल्फाज में इसको व्यक्त किया है कि किसको कैसे नचाना है बीजेपी को पता है। तो भले ही लोग प्रशांत किशोर की चर्चा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा जी, प्रशांत किशोर को लेकर के थोड़ा सा विश्वसनीयता का सवाल भी है। जिस तरीके की पॉलिटिक्स वो बिहार में करते रहे हैं और बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जिन मुद्दों को उठा करके आगे बढ़ते रहे, उन्होंने ऐलान भी किया था कि जदयू को 25 सीट से ज़्यादा नहीं आएगी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, और यह भी कहा था कि 25 सीट से ज़्यादा आगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसके बावजूद वो इलेक्शंस फाइट कर रहे हैं। तो ये सब जो है उनके जो विश्वसनीयता है उस पर प्रश्न लगाता है। उन्होंने कहा था कि हम आप खुद नहीं लड़ेंगे, अपने लोगों को लड़ाएंगे, अपने लोगों को नहीं। तो प्रशांत किशोर तो ये भी कह रहे हैं कि जो चुनाव है वो फ्री और फेयर नहीं हुआ, चुनाव में धांधली हुई, पैसे का इस्तेमाल किया गया जम करके, और सरकारी खजाने को जमकर लुटाया गया, उसका दोहन किया गया। तो ये भी तो आरोप लगा रहे हैं। वो भी तो पैसा खर्चा कर रहे हैं, उनकी पार्टी का फ्री फंड में चल रही है, वो भी पैसा खर्चा कर रहा है। उनका भी सोशल मीडिया कैंपेन बहुत मजबूती से चल रहा है। उनका भी मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के जितने मीडिया मैनेजमेंट है उस पर वो अच्छा खासा पैसा खर्चा कर रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि ये सब उनको नहीं पता है, उनको सब कुछ पता है कि कहाँ कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कैसे अपने आप को हाइक में रखना है, कैसे मीडिया को मैनेज करना है, किस लेवल पर जा करके किस मीडिया ग्रुप को कैसे मैनेज करना है। ही नोज एवरीथिंग वेरी वेल। जब वो सब कुछ जान रहे हैं तो इस तरह के आरोप है ना कि उनकी विश्वसनीयता जो है ना उस पर प्रश्न लगा हुआ है बिहार में। और सबसे बड़ा स्कार्सिटी उनके साथ यही है, इससे उभर पाए। एरोगेंसी का भी उन पर वो है कि बहुत उदंड है, और
इस तरीके से पेश आते हैं, हाँ इस तरीके से पेश आते हैं सामने उनके कि सब कुछ वही जानते हैं। तो ये एरोगेंसी जो है, ये घमंड जो है, वो भी यहाँ के लोगों को पसंद नहीं है और बिहार के लोगों ने उनको खारिज किया एक बार, और हमें लगता है कि उनको भी एक अपने आप को रिनोवेट करने की जरूरत है। ये बताएं कि जो फाइट हो रहा होगा अभी चुनाव में, उपचुनाव में, तो बीजेपी और आरजेडी के बीच होने जा रहा फाइट, या प्रशांत किशोर सिर्फ सोशल मीडिया में दिख रहे हैं और ज़मीन पर फाइट जो है असल में बीजेपी और आरजेडी के बीच ही होनी है? नहीं, देखिए प्रशांत किशोर के संगठन से कहीं ज़्यादा मजबूत इस क्षेत्र में आरजेडी का संगठन है। कम से कम आरजेडी के पास उनका अपना परंपरागत वोट है। एमवाई का जो समीकरण है आरजेडी के साथ आज भी इंटैक्ट है, और इस लिहाज से हमको लगता है कि आरजेडी और बीजेपी के बीच में मतलब कि फाइटिंग की पूरी संभावना है। चूँकि आरजेडी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी हमको इस इलेक्शन को लेकर के ज़्यादा गंभीर नहीं दिख रहा है। ज़्यादा गंभीर? हाँ, उसके गंभीर ही नहीं है, हाँ गंभीर नहीं दिख रहे हैं। और उसके नेता जो हैं घूम रहे हैं यूरोप टूर में मस्त है फैमिली के साथ, और इस इलेक्शन को लेकर के उन्होंने यहाँ के जो सेकंड और थर्ड लेयर के नेता हैं उनके भरोसे छोड़ दिया। तो आरजेडी गंभीर नहीं है इस इलेक्शन को लेकर। इसके बावजूद आरजेडी का अपना एक बेस है, और उस बेस के आधार पर हमें लगता है कि आरजेडी को प्रशांत किशोर की पार्टी से ज़्यादा सीट मिलेगी, ज़्यादा वोट मिलेगी। सॉरी। तो शोर सोशल मीडिया पर हो रहा है प्रशांत किशोर का, और शोर को दिखाया जा रहा है कि हर गली चौक चौराहे पर प्रशांत किशोर का नाम गूंज रहा है। बांकीपुर की जनता उन्हें पसंद कर रही है, लेकिन आलोक जी का माने तो ज़मीनी हकीकत कुछ और है, और जो फाइट है वहाँ वो बीजेपी और आरजेडी के बीच ही होनी है। यानी कि आलोक जी की बातों को सही माने तो प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पे रहने वाले हैं। हाँ, तीसरे नंबर पर रहेंगे। अब कितना वोट आएगा इसमें भी थोड़ा सा डाउट ही है हमको। यदि 5,000 से ज़्यादा वोट आ गया तो मुझे लगता है कि बहुत आ अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? 8,000 से ज़्यादा तो उनके उम्मीदवार ने पिछली बार लाया। आप फिर देख लीजिएगा ना, 5,000 से ज़्यादा उनको वोट, क्योंकि उनको लेकर के प्रशांत किशोर को लेकर के ऐसा वो जेपी वाला मामला नहीं कि उनको लोग पसंद कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर सिर्फ दिखते हैं, सोशल मीडिया पर उनका बहुत हाइप दिखता है, लेकिन बूथ मैनेजमेंट से लेकर के संगठन मैनेजमेंट से लेकर के इन सब चीज़ों पर बहुत कमज़ोर है। पिछली बार जो उनका कैंडिडेट ली थी वो अपने बलबूते पर खींच के ले गई थी। अब प्रशांत किशोर को उस लेवल पर समर्थन मिलेगा वो डाउटफुल है। आप लगता है कि प्रशांत किशोर से मतलब की जो रणनीतिक क्षमता है उसको सही से आकलन नहीं कर रहे हैं? नहीं, प्रशांत किशोर की रणनीतिक क्षमता का हम सही से आकलन किए थे। इसलिए शुरू में जब 2025 का इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय मैंने बहुत सारे लेख लिख करके बताया था कि इनकी बुरी स्थिति होने वाली है और इनको एक भी सीट नहीं आने वाली है। तो वो सब कहिएगा तो आर्टिकल में ला करके आपको दिखा दूंगा। तो उनकी रणनीतिक क्षमता को आज से नहीं, वो जब मोदी जी के साथ जब काम कर रहे थे तब से लेकर के उनको देख रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे मैनेजर हैं, बहुत अच्छे वो मैनेज कर लेते हैं, और तब मैनेज करते हैं जब अपनी बातों में बहला लेते हैं। लोगों को अपनी बातों में बहला लेते हैं। मैनेज तब कर लेते हैं जब उनके पास सब संसाधन मौजूद होता है। लेकिन अब प्रैक्टिकली जा करके अपना समर्थन क्रिएट करना है पॉलिटिक्स में, वो डिफिकल्ट काम है, लोग खड़ा करना। उन्होंने शिक्षा को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, पूरा गांव घूमे, शुरू से लेकर के अंत तक घूमे, खूब पैसा भी खर्चा किए, लंबी भाषण भी देते रहे, लेकिन उसे कुछ दिखा, कुछ नहीं दिख रहा है। 1% आप बताइए कि उनको लेकर के लोग सीरियस हुए हैं। तो उनको लेकर के लोग गंभीर नहीं है, चाहे वो जो कुछ करे। और यहाँ भी आए थे तो पहले लालू और नीतीश जी को मिलाने की कोशिश किए थे, उसके बाद नीतीश जी ने उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया था, उसके बाद वो अपना कद बहुत लंबा चौड़ा मानने लगे, और बाद में नीतीश जी को ही उन्होंने कहा कि 25 सीट पर उनको इनका श्राद्ध कर देंगे। तो इस तरीके की बातें ये बोलने लगे, मतलब उनको खुद पता नहीं था कि बिहार की ज़मीन क्या है। तो जिस आदमी को बिहार की ज़मीन नहीं पता है वो बांकीपुर में कैसे दंगल को मार लेंगे, मुझे डाउट लग रहा है, आई जस्ट डाउट। तो आलोक नंदन ने पूरा जो है प्रशांत किशोर का जो है बैकग्राउंड आपके सामने रख दिया है, उनके तमाम गुण अवगुण को रख दिया है कि प्रशांत किशोर एक चीज़ मैं और उनका बताना चाहूँगा। जी। वो जब वो पॉलिटिक्स में आए थे
तो एक तरफ वो गांधी की बात करते थे और दूसरी तरफ शराब खोलने की बात करते थे। तो बिहार में शराब बंद था, वो खतरे के शराब नीति के शराब स्टार्ट करने की बात वो बोल रहे थे। तो एक तरफ आप गांधी को मान रहे थे कि शराब के खिलाफ है, दूसरी तरफ उनके नीति को लागू करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप अपना वो गांधी का फैन बता रहे हैं और दूसरी तरफ प्रैक्टिकली उन्हीं के खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं। ये तो मतलब बातें करनी वो लगता है कि ज़मीनी बातें करनी, सच बात करनी गलत क्या है? बिहार में शराबबंदी तो नाम का है कहाँ सर? तो आप स्पष्ट बोलिए ना कि हम नहीं, गांधी को नहीं मानते, हम शराब को खोलेंगे। नहीं, गांधी को नहीं मानते, सिर्फ शराब बंद कर देने से आलोक जी ये नहीं होगा। अब एक और देखिए, गांधी के जब ये बैठे धरना देने जाकर देने बैठे थे वो गांधी मैदान में, तो स्पेशल इन्होंने 25,000 का टॉयलेट ला करके खड़ा कर दिया गया। जब ये गांधी जी खुद जा करके झाड़ू मारते थे, तो हरिजन की बस्ती में घूम करके खुद भी मारते थे, अपने कस्तूरबा को ले करके झाड़ू मरवाते थे कि नहीं साफ करो। तो ये सब विरोधाभास है। तो ये अविश्वसनीयता क्रिएट करती है उनके कैरेक्टर को लेकर के, उनके कथनी को लेकर के, उनके करने। हमको नहीं, हमें लगता है कि ऐसे नेता आने चाहिए जो कि बिहार को संभालने की बात करते हैं, लेकिन एक किरदार होना चाहिए ना, वो किरदार इनमें मुझको नहीं दिखता है। तो जैसा कि आलोक जी ने कहा कि प्रशांत किशोर एक विश्वसनीय किरदार नहीं है, उनकी कथनी और करनी में आसमान और ज़मीन का अंतर है और इस बात को बिहार की जनता बाखूबी जानती है, बाखूबी समझती है, क्योंकि बिहार की जनता के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ती चिड़िया के पर में हल्दी लगा देती है। तो इसीलिए आलोक जी शायद ये भी कह रहे हैं, ये भी दावा कर रहे हैं कि मौजूदा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जयकारा हो रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन हकीकत कुछ और है और वो तीसरे नंबर पर ही रहने वाले हैं। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।